एवरीवन, वेलकम टू किरण क्लासेस एंड सेशन स्टार्ट करते हैं। रीड का सेशन चल रहा था, टॉपिक पढ़ रही थी सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो है वो टॉपिक चल रहा था और सूक्ष्म जीव में क्या देखा था, लाभदायक सूक्ष्म जीव है वो पढ़ लिया था। लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से एरिया में, जैसे कि घरेलू प्रोडक्ट्स में, वाणिज्यिक प्रोडक्ट्स में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बायोगैस के निर्माण में, है ना, बायो फर्टिलाइजर में, सीवेज के ट्रीटमेंट में जो सूक्ष्म जीव इंपोर्टेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। देन अब थोड़ा सा क्या है, आपके सिलेबस में ऐसे ट्विस्ट वाला टॉपिक दे रखा है ना। एक टॉपिक को, जैसे कि सूक्ष्म जीव है, इस सूक्ष्म जीव को बांट रखा है भागों में। देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले दे रखा है सूक्ष्म जीव, जीवाणु, वायरस, कवक हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो लाभदायक और अलाभकारी। लाभदायक यानी किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं, अलाभकारी मतलब वो रोग फैलाते, तभी तो अलाभकारी होंगे, तो उनके बारे में दे रखा है। फिर आपका टॉपिक दे रखा है सजीव, पौधे के विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, ये सारा आके, और फिर मानव शरीर और स्वास्थ्य, इसमें दे रखा है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग। यानी कि एक तो आपका लाभदायक सूक्ष्म जीव हो गया, अलाभदायक सूक्ष्म जीव। अलाभदायक सूक्ष्म जीव है वो दे रखा है ना, अलाभदायक सूक्ष्म जीव। देन थोड़ा कुछ चल के 5-6 टॉपिक करके टॉपिक दे रखा है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, और इसमें स्पेसिफिक करके दे रखा है कौन कौन से डिजीज हैं वो दे रखे हैं आपकी। अक्से रोग दे रखा है, खसरा दे रखा है, डिफ्थीरिया दे रखा है, डिफ्थीरिया को गला घोटू रोग भी बोलते हैं, और आपका हैजा और टाइफाइड, ये 5 डिजीज है ना, ये स्पेसिफिक करके दे रखे हैं सूक्ष्म जीव से फैलने वाले रोग। देन कुछ चल के कुछ टॉपिक करके उसके बाद में दे रखा है संक्रामक रोग, है ना, और संक्रामक रोग में आगे कोष्टक में दे रखा है फैलने के कारण और बचाव। फैलने के कारण और बचाव। अब ये सारे हैं, ये सारे सूक्ष्म जीव के बारे में है, लेकिन एक जगह न देखकर इनको अलग अलग जगह पे बांट रखा है। पता नहीं जो सिलेबस का निर्माण करते हैं तो वो जो शिक्षाविद हैं वो उनके दिमाग में क्या होता है कि एक ही टॉपिक को कई जगह वो बांट के इस हिसाब से देते हैं। अब ये तो उनके दिमाग की बात है, लेकिन थोड़ा सा कैंडिडेट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़े, उसके बाद में क्या पढ़े, उसके बाद में क्या पढ़े, इस हिसाब से। तो लाभदायक सूक्ष्म जीव में तो अपन को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई थी। अब बात करते हैं अलाभदायक सूक्ष्म जीव, यानी कि जो हानिकारक होते हैं। हानिकारक होंगे, एक तो पौधों के लिए हानिकारक होंगे और दूसरे हैं वो मोस्ट ऑफ मानव के संदर्भ में देखेंगे, ह्यूमन के, तो मानव और पौधों के संदर्भ में वो हानिकारक होंगे, उनमें रोग फैलाएंगे। सूक्ष्म जीव से फैलने वाले रोग 5 दे रखे हैं, ठीक है। फिर संक्रामक रोग, तो अब क्या करेंगे, इन सबको कवर करने के लिए किस प्रकार से करेंगे कि पहले अपन देखेंगे कि रोग क्या होते हैं। पहले रोग देखेंगे। बोले मैम कि पहले स्टार्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि पहले तो रोग की जरूरत ही नहीं थी, सूक्ष्म जीव लाभदायक थे, तो लाभदायक बेनिफिशियल हमारे लिए किस प्रकार से है वो अपन ने डिस्कस कर लिया था, उसमें तो रोग का कोई वो था ही नहीं। सबसे पहले देखेंगे रोग, है ना, रोग क्या होते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि रोग हैं वो टाइप देखेंगे कि रोग के क्या टाइप होते हैं। रोग के 2 टाइप होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में असंक्रामक रोग, इससे क्या होगा,
आपके दिमाग में एक क्राइटेरिया बन जाएगा, है ना, कि रोग, संक्रामक, असंक्रामक ये क्या होते हैं, और उसके बाद में ऐसे ऐसे एक सीडी बाय सीडी पढ़ते जाएंगे। तो संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग होंगे, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि इनके हैं जो बचाव है। अब सिलेबस में क्या देख रखा है कि संक्रामक रोग फैलने के कारण और बचाव, है ना, तो संक्रामक रोग की डेफिनेशन देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। देन असंक्रामक रोग है, इसके बारे में सिलेबस में नहीं दे रखा है, सो डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना सिलेबस में दे रखा है उतना ही कवर करेंगे। असंक्रामक रोग डेफिनेशन देख लेंगे, कुछ एग्जाम्पल वगैरह वो देख लेंगे, इतना ही है। अब संक्रामक रोग हैं, तो संक्रामक रोग कौन कौन से संक्रामक रोग होते हैं, क्यों होते हैं, और फैलने का क्या कारण है, क्या बचाव किया जा सकता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद में क्या स्टडी करेंगे, उसके बाद में स्टडी करेंगे सूक्ष्म जीव से फैलने वाले रोग, क्योंकि ये जो रोग है वो सारे संक्रामक रोग है, यानी इसमें और भी एग्जाम्पल आएंगे, वो देख लेंगे, बचाव के क्या कारण है ये सब देख लेंगे, और इन बाद में क्या करेंगे, इसके बारे में इन जो 5 डिजीज हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे कि अक्सर रोग है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से, ये सारे रोग हैं जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, किससे होते हैं, ये किस प्रकार से ये फैलते हैं, ओके, जैसे कि वायु के द्वारा, जल के द्वारा कैसे ये फैलते हैं, फिर उसके बचाव के लिए क्या उपाय है, क्या इनकी कोई वैक्सीन है, क्या टीका लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, क्या कैसे बचाव किया जाता है, इन 5 के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में जो अलाभदायक सूक्ष्म जीव, यानी कि ये भी अलाभदायक हैं, ये भी कोई बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इन सब के अलावा जो पौधों में रोग फैलाएंगे सूक्ष्म जीव, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके बारे में अब इसमें है वो थ्योरेटिकल टाइप में नहीं जाएंगे, अलाभदायक सूक्ष्म जीव है, इसमें थ्योरेटिकल टाइप में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतनी ऐसा देखेंगे कि प्लांट्स का नाम क्या है, कौन सा सूक्ष्म जीव है वो कौन सा रोग फैला रहा है, कौन से प्लांट में कौन सा सूक्ष्म जीव कौन सा रोग फैला रहा है, सिर्फ 3 चीज देखेंगे। और मानव में कौन सा सूक्ष्म जीव, जैसे कवक के द्वारा जो होने वाले रोग होते हैं उनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा कवक, कौन सा रोग, कौन सा बैक्टीरिया है, इनके अलावा कौन सा रोग का नाम है ना, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इतना करने के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। बोले तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी नीचे से ऊपर की ओर है वो स्टार्ट होगा, और जो 3-4 जगह दे रखा है वो एक जगह है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको समझने में सुविधा हो, आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का, और वो है सबसे पहले कि रोग क्या है। रोग के बारे में डिस्कस करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आगे के रोग हैं वो संक्रामक होते हैं, असंक्रामक होते हैं, कैसे क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोग क्या है, व्हाट इज डिजीज, है ना। रोग है इतना सा समझ लीजिए कि रोग है वो शरीर में उत्पन्न कोई दोष है, शरीर में उत्पन्न कोई दोष ही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। कोई भी दोष उत्पन्न हो गया हो शरीर में वो रोग कहलाता है। हमारे शरीर में अनेक ऊतक होते हैं ना, हमारे शरीर में अनेक जो टिश्यू होते हैं, ये टिश्यू सेल होते हैं, शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं, और ये टिश्यू क्या काम करते हैं, ये टिश्यू शरीर के क्रियात्मक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, शरीर के क्रियात्मक अंग का निर्माण करते हैं, और देन आपका अंग है वो अंग तंत्र का निर्माण है वो करता है। और जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो तो सबको पता ही है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिकाएं होती है। तो ये जो अंग है और जो अंग तंत्र हैं, ये क्या काम करते हैं, ये शरीर के विभिन्न कार्य संपादित करते हैं, शरीर के विभिन्न जो कार्य हैं वो संपादित करते हैं। ये अंग है और अंग तंत्र शरीर के विभिन्न कार्य संपादित करते हैं, और इसका है प्रत्येक अंग का या प्रत्येक अंग तंत्र का अपना विशेष कार्य होता है।
अपना है वो विशेष कार्य होता है। उदाहरण के रूप में मैं बात करूं, उदाहरण के रूप में जैसे मान लो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, जैसे पूरी आहार नली है, मोटे मोटे बात करूं तो जैसे इसमें आमाशय आता है, इसमें छोटी आंत है वो आती है। अब पाचन तंत्र है वो क्या काम करेगा, इसका मैंने बताया कि शरीर की प्रत्येक अंग है, प्रत्येक या अंग तंत्र है वो अपना विशेष कार्य करते हैं। यानी कि पाचन तंत्र है वो क्या काम करेगा, वो भोजन को पचाने का काम करेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र है किससे मिलकर बना हुआ होता है, कंकाल तंत्र अस्थियों और पेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये क्या काम करता है, अपना विशेष कार्य करता है कि मनुष्य को गमन में जो चलने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, शरीर का ढांचा बनाए हुए रखता है, यानी कि अपन चल सकते हैं इस कंकाल तंत्र की वजह से। इसी प्रकार से श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र में कौन सा अंग होता है, फेफड़े लंग्स होते हैं, क्या काम करते हैं, जो श्वास है, श्वसन क्रिया है वो संपन्न हो सकती है। अब यदि मैंने ये क्यों बताया ये सब, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा कि रोग में क्या होता है, शरीर में जब कोई दोष हो जाता है तो क्या होता है। अब यदि मैं बात करूं, यदि शरीर में कोई रोग हो गया हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो तो क्या होगा, शरीर में जब कोई रोग हो जाता है तो शरीर के जो विभिन्न तंत्र हैं, शरीर के वो विभिन्न तंत्र हैं, इनमें जो खराबी परिलक्षित होती है, इनमें खराबी है वो परिलक्षित होती है, शरीर के विभिन्न तंत्रों में खराबी परिलक्षित होती है। और शरीर के जो अनेक तंत्र हैं इनमें जो खराबी परिलक्षित होने लगती है यानी देखने को मिलती है, तो इसमें रोग के लक्षण हैं, उन लक्षण में क्या आता है, बदलाव आता है। रोग के लक्षण में है वो चेंजमेंट आता है, और इससे क्या मिलते हैं, इससे जो साइन मिलते हैं, खराबी के संकेत मिलते हैं, बाहरी तौर पर संकेत मिलने लगते हैं या फिर इंटरनली संकेत मिलने लगते हैं, कुछ भी चक्कर आना कुछ भी है तो इंटरनली या एक्सटर्नली साइन है वो मिलने लगते हैं कि आपके शरीर में है वो कोई रोग उत्पन्न हो गया है। जब कोई रोग हो जाता है तो शरीर का जो अंग होता है, अंग तंत्र होता है, इससे इफेक्ट करता है, क्योंकि इनका अपना विशेष कार्य होता है। पाचन तंत्र, आमाशय, छोटी आंत, इनमें कोई रोग हो जाता है तो ये क्या होगा, भोजन का अच्छी तरीके से पाचन नहीं कर पाएगा, कब्जी हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं, इनमें साइन है वो उत्पन्न होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि शरीर में कोई रोग है वो उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार से सिर दर्द है, खांसी है, जो कुछ भी रोग बोल सकते हो, जैसे कि सिर दर्द वगैरह होना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं सिर दर्द होना है ना, जैसे कि पस आना, मवाद आना, इन सब का कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई है वो रीजन होता है, कारण आता है। और इन लक्षणों से पता लगता है कि कोई रोग हो गया हो, कुछ भी, जैसे कि खांसी आ जाती है कभी, है ना, सामान्य सर्दी जुकाम हो जाता है, तो इन लक्षणों के आधार पर हमें पता लगता है कि कोई रोग है वो हो गया है। ओके, अब कोई रोग हो गया है लेकिन इनसे ये भी पता नहीं लगता है कि कौन सा रोग हुआ है, यानी फिक्स नहीं बता सकते हैं कि कौन सा रोग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, मान लो कि सर दर्द हो रहा है, इस सर दर्द का कारण है वो परीक्षा का भय भी हो सकता है। ओके, किसी जैसे कि सुबह से शाम तक कहीं
टूर पे गए हो तो उससे भी सर दर्द हो सकता है। मेनिंजाइटिस भी हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है शरीर जो मस्तिष्क का वर्ण शोथ। मेनिंजाइटिस भी इसका सर दर्द का कारण हो सकता है। तो रोग के जो लक्षण हैं वो डॉक्टर हैं वो देखते हैं, उनको उन लक्षणों के आधार पर वो पता लगाते हैं, चिकित्सक हैं, कि कौन सा रोग है वो हुआ है। और जो डेफिनेट करने के लिए लेबोरेटरी में कई प्रकार के टेस्ट भी हैं वो करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार से रोग क्या है इनके बारे में डिस्कस किया। अब पढ़ते हैं कि रोग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। रोग हैं कितनी प्रकार मतलब टाइप के, मतलब एक तरह से टाइप भी नहीं बोल सकते कि रोग हैं वो समयावधि, अलग अलग समयावधि के आधार पर है ना, अलग अलग समयावधि के आधार पर है वो रोग किस प्रकार के होते हैं। राइट, रोग है वो किस प्रकार के होते हैं। तो रोग है वो समयावधि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो है तीव्र रोग, तीव्र रोग या जिसे बोल सकते हो प्रचंड रोग, है ना, प्रचंड रोग। एक आपका होता है दीर्घकालिक रोग, दीर्घकालिक रोग, दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग क्या होता है, प्रचंड रोग क्या होता है। तीव्र रोग इनकी जो अभिव्यक्ति है, रोगों की जो अभिव्यक्ति है रोगों की अभिव्यक्ति है वो अलग अलग होती है। रोगों की अभिव्यक्ति है वो डिफरेंट होती है और भिन्न भिन्न कारणों पर निर्भर करती है। उनमें से एक कारक सामान्यतः होता है अवधि, और इस अवधि पर ही ये डिपेंड है। जो प्रचंड रोग है वो दीर्घकालिक रोग है। तीव्र रोग क्या होते हैं, प्रचंड रोग कौन से रोग होते हैं। ऐसे रोग जो कि सामान्यतः कम अवधि के लिए होते हैं। सामान्यतः कम अवधि के लिए जो रोग होते हैं वो तीव्र रोग, प्रचंड रोग कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, जैसे कि आपका सर दर्द होने लग गया है, जैसे कि सामान्य खांसी जुकाम है वो हो गया है, खांसी जुकाम है वो हो गया है ना। इस प्रकार के जो रोग होते हैं वो कम अवधि के लिए होते हैं और ये तीव्र रोग, प्रचंड रोग कहलाते हैं। दीर्घकालिक रोग हैं ऐसे रोग होते हैं, दीर्घकालिक रोग जो कि लंबी अवधि के लिए होते हैं। लंबी अवधि या फिर बोल सकते हो आप जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत जो चलने वाले रोग होते हैं वो दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। एक जो बहुत कॉमन रोग है वो एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस जिसे फील पाँव जो डिजीज है वो फील पाँव डिजीज है वो इस कैटेगरी में ही आती है, दीर्घकालिक रोग की कैटेगरी में। अब रोग के क्या कारक हैं, रोग के क्या कारक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन कारकों के आधार पर ही जो ये रोग के टाइप अभी पढ़े हैं ये तो समयावधि के आधार पर पढ़े हैं, और जो अब रोग के मैं टाइप बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट हैं कि जो रोग के टाइप हैं वो है आपके किसके आधार पर, जो कारक के आधार पर, है ना। रोग के टाइप, रोग के प्रकार, कारक के आधार पर, कारक के आधार पर, यानी कारक मतलब रोग फैलने का क्या रीजन है, क्या कारण है। इसके आधार पर जो रोग होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग और दूसरा जो रोग होता है वो आपका होता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग, दो प्रकार के रोग हैं वो होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। इस प्रकार से जो रोग के टाइप हैं कारक के आधार पर, कारक के आधार पर कैसे कि इनके रोग के फैलने का क्या रीजन है, क्या कारण है, देखते हैं किस प्रकार से। संक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं, ऐसे रोग जो कि संक्रामक कारकों के द्वारा फैलते हैं। संक्रामक कारक हैं, संक्रामक कारक कौन से होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, वो
संक्रामक कारक होते हैं। संक्रामक कारक कैसे कि ये पर्सन टू पर्सन है वो फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। सूक्ष्म जीव संक्रामक कारक ऐसे रोग जो कि कवक के द्वारा, ऐसे रोग जो कि जीवाणु के द्वारा, ऐसे रोग जो कि वायरस के द्वारा होते हैं, विषाणु के द्वारा होते हैं, वो आपके संक्रामक रोग कहलाते हैं। कवक, जीवाणु, वायरस संक्रामक कारक होते हैं। कवक, जीवाणु, वायरस संक्रामक कारक होते हैं और इनके द्वारा होने वाला रोग संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक समुदाय से दूसरे समुदाय में ये फैलते हैं। इस प्रकार से संक्रामक रोग हैं वो होते हैं। मैं अब बात करूं कि रोग है, रोग का क्या कारण है ना, रोग किस प्रकार से होते हैं। रोग के कारण में मैं बात करूं तो जैसे कि मान लो कि रोग का कारण है वो तात्कालिक कारण हो सकता है या अनेक कारण हो सकते हैं। मैं पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ आपको। असंक्रामक रोग के क्या होते हैं। असंक्रामक रोग है जैसे कि मान लो कि कोई सूक्ष्म जीव के बगैर जो रोग होता है, सूक्ष्म जीव के बगैर, संक्रामक कारक के बगैर जो रोग होता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि आपका कैंसर है, कैंसर है वो सूक्ष्म जीव के द्वारा नहीं होता है। कैंसर सूक्ष्म जीव के द्वारा नहीं होता है, ये कुछ जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं या फिर कुछ जैसे कि इन्वायरमेंटल, जैसे कि कुछ रेडिएशन की वजह से है, वो आपका कैंसर है वो हो सकता है। या फिर जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है वो सूक्ष्म जीव के द्वारा नहीं होता है, वो जैसे कि व्यायाम न करना, मोटापा हो जाना, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या होते हैं। अब रोग के क्या कारण है, रोग के मैं कारण भी बता देती हूँ आपको कि रोग के क्या कारण है। रोग के कारण है वो आपके तात्कालिक कारण भी हो सकते हैं। कारण मैं रीजन की बात करूं तो रोग के आपके तात्कालिक कारण भी होते हैं, कुछ सहायक कारण भी होते हैं। यानी कि इनके जो स्तर हैं, इसके जो स्तर हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं। बात करूं उदाहरण के तौर पर, देखो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को क्या हो गया है, उस छोटे बच्चे को लूज मोशन हो गया है, लूज मोशन हो गया है, छोटे बच्चे को लूज मोशन हो गया है। अब क्या है कि मान लो कि लूज मोशन का जो कारण है, हम कहते हैं इस लूज मोशन का क्या कारण है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो तात्कालिक कारण है वो है वायरस। तात्कालिक कारण है वो वायरस है, एक कारण हो गया तात्कालिक कारण, यानी कि इसका लूज मोशन होना तात्कालिक कारण है, वायरस है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये वायरस कहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस है ये कहाँ से आया, वायरस कहाँ से आया। तो मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये वायरस दूषित पानी है, दूषित जल है, उसके पीने से आया है, दूषित जल के पीने से वायरस है वो आया है, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन इससे ये उठता है कि केवल एक बच्चे ने ही स्कूल में, केवल एक बच्चे ने ही तो दूषित जल नहीं पिया है, अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया है। तो इसका क्या रीजन है कि अन्य बच्चे तो संक्रमित नहीं हुए हैं, जबकि एक बच्चा है लूज मोशन है उसको ये हो गया है। तो इसका रीजन ये हो सकता है, इसका रीजन ये हो सकता है कि एक ही जो बच्चे को लूज मोशन हुए हैं वो दूसरे बच्चों से स्वस्थ ना हो, एक ही जो बच्चा है उससे जो लूज मोशन हुए हैं वो दूसरे बच्चे से स्वस्थ ना हो, दूसरे बच्चों से स्वस्थ यानी दूसरे बच्चों की तुलना में स्वस्थ ना हो, पहले से बीमार हो, है ना। अब जो क्वेश्चन अगला ये उठता है कि क्या रीजन है कि बच्चा स्वस्थ नहीं है। हो सकते हैं कि बच्चे के माता पिता गरीब हो सकते हैं कि बच्चे को पोषण नहीं मिलता हो, पोषण नहीं मिलता हो। ये क्या हो गया कि बच्चे को पोषण नहीं मिल रहा, यानी कि बच्चे को क्या नहीं हो रहा, बच्चे को पोषण नहीं मिल रहा, यानी कि बच्चे को ये दूसरा रीजन हो सकता है, इसका दूसरा कारण है, ये बोल सकते हैं
जो इन्फेक्ट होने का, लूज मोशन होने का। अब बच्चे को पोषण है क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बच्चे क्या हो सकते हैं, माता पिता गरीब हो, माता पिता है वो गरीब हो, जिसकी वजह से बच्चे को है वो पोषण नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दूषित जल पीने के अलावा हो सकता है लूज मोशन का कोई रीजन है वो जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज हो, यानी जो आनुवंशिक असामान्यता है, विभिन्नताएं हैं, वो हो सकती हैं कि जो बच्चा है उसके लूज मोशन हो। हाँ, एक रीजन ये है कि यह नहीं है कि अगर बच्चा पहले से इन्फेक्टेड हो, अगर बच्चा पहले से कमजोर हो तो उसके वायरस के संपर्क में आए बगैर ही वो उसके लूज मोशन हो गए हो, ऐसा नहीं होगा। बच्चा पहले से कमजोर है, या हो सकता है बच्चे ने दूषित जल पिया हो सकता है कि बच्चे को भोजन पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिला हो सकता है कि बच्चे को जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज हो, जो कि विभिन्नताएं हो, है ना। तो उनके साथ साथ में अगर वो वायरस के संपर्क में आएगा ही तब ही बच्चा लूज मोशन से ग्रसित होगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से जो बच्चे के लूज मोशन होने के कई स्तर होते हैं, कई कारण होते हैं। तात्कालिक कारण वायरस होता है, इसके साथ साथ में दूसरा रीजन है वो पोषण मान सकते हैं, तीसरा रीजन है वो ये मान सकते हैं कि दूषित जल है वो पिया हो, क्योंकि आसपास में है वो गंदगी रहती हो। गंदगी क्यों रहती हो? क्योंकि वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही ढंग से नहीं हो पा रही, तो ये सब तीसरे चौथे रीजन में आ सकते हैं। तो ये सब होते हैं रोगी के कारण, किस प्रकार से रोग है वो होते हैं। इस प्रकार से जो रोग होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया आज अपन ने कि रोग क्या होते हैं, अवधि के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं, संक्रामक कारक के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, है ना। रोग के क्या कारण है, किस कारण से रोग होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। कल डिस्कस करेंगे वो करेंगे इसके बारे में संक्रामक रोग से जो है वो लेकर चलेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, मेरे दिमाग में आ गई कि एनसीईआरटी में एक चीज है वो बिल्कुल हाईलाइट करके दे रखी है इस चैप्टर में। कैसे हाईलाइट करके कि पैराग्राफ में बिल्कुल बंद करके, है ना, इस प्रकार से दे रखा है। और वो दे रखा है आपका पैप्टिक 1 के बारे में, जो एक प्रकार की जो बीमारी है पैप्टिक 1, उसके बारे में। तो मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि पैप्टिक 1 है वो क्या होता है, उसके बारे में। पैप्टिक 1 है ना, पैप्टिक 1। कुछ लोग कई वर्षों से ये सोचते थे कि जो पैप्टिक 1 है, पैप्टिक 1 जो कि आमाशय और जो डेडुनम है, आमाशय और जो ग्रहणी है, उस ग्रहणी में क्या है, उस ग्रहणी में रक्त स्राव करता है, रक्त स्राव है वो होता है। और उसका जो रीजन है, उसका कारण है कि सही रहने सहने का ढंग किस प्रकार से लोग रहते हैं, किस प्रकार से खाते पीते हैं, वो कि आमाशय ग्रहण में रक्त स्राव करता है, दर्द करता है, पेन करता है। इसका जो पहले लोग ऐसा सोचते थे कि ये पैप्टिक 1 की वजह से इस प्रकार से होता है। प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता था कि आमाशय में क्या होता है, आमाशय में एसिड स्राव होता है, और उसके कारण क्या होता है, उस एसिड स्राव के कारण पैप्टिक 1 है वो बीमारी होती है। लेकिन दो ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट थे, उन ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने उन्होंने पता लगाया, एक का नाम था वोरेन, एक का नाम बेरी मार्शल है ना। तो उन्होंने पता लगाया, रोबिन वोरेन एंड बेरी मार्शल,
इन दो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है। अब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम आ गया है, तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है हेलिकोबैक्टर पायरोली। हेलिकोबैक्टर पायरोली एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है। रॉबिन वॉरेन बेरी मार्शल जो ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया कि बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पायरोली होता है और इसकी वजह से क्या होता है कि आमाशय ग्रहणी में जो आपका पेप्टिक 1 है वो होता है। इसकी वजह से पेप्टिक 1 है वो होता है आमाशय और ग्रहणी में। इन वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया। बेरी मार्शल ने क्या पता लगाया था? बेरी मार्शल ने जो बैक्टीरिया है इनको आमाशय स्टोमक में ही मारने के बारे में, इनको मारने का जो उपचार है उसके बारे में बताया था। और जो इन्होंने छोटे छोटे जो रोग है, रॉबिन वॉरेन ने आमाशय में इनको डिस्ट्रॉय करने के बारे में बताया और बेरी मार्शल ने इनका कल्चर किया था। बेरी मार्शल ने इस प्रकार से कल्चर करके इनको आमाशय में डिस्ट्रॉय करके दोनों ने संयुक्त रूप से कार्य करके इसके बारे में जो है वो बताया था। और पूरा विश्व समुदाय है वो इसका आज आभारी है, क्योंकि इन दो साइंटिस्ट की वजह से, रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल, इन दो की वजह से आज जो है एंटीबायोटिक के थ्रू इसका जो उपचार है, प्रतिजैविक के थ्रू इसका उपचार है वो पॉसिबल हो गया है। और इनके कारण ही शरीर क्रिया विज्ञान और औषधि का 2005 में नोबेल प्राइज है वो दिया गया इन दो साइंटिस्ट को। शरीर क्रिया विज्ञान और मेडिसिन का 2005 में रॉबिन वॉरेन और बेरी मार्शल को नोबेल प्राइज है वो इस बैक्टीरिया की खोज करने और इनका पता लगाने के लिए और इस बीमारी का रीजन पता लगाने के लिए, इसके बारे में इनका जो है वो उपचार करने के लिए इस बीमारी का, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये तो आज का टॉपिक था, ये पूरा क्राइटेरिया कि सूक्ष्म जीव है वो रोग है वो क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में संक्रामक रोग से स्टार्ट करेंगे। संक्रामक रोग के बारे में देख लिया था, इनके बचाव है, इनके उपचार हैं वो क्या है, संक्रामक रोग का क्या कारण है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।